तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th ग्रामर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये छः टॉपिक है, ये तो एग्जाम में फिक्स है कि आपको आना ही आना है। तो इस 6 टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ कि रीऑर्डिंग सेंटेंस को कैसे हम लोग हल करते हैं। रीऑर्डिंग सेंटेंस एग्जाम में एकदम फिक्स है कि आएगा। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी क्वेश्चन बताने वाला हूं और साथ ही साथ एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के क्वेश्चन आप लोगों के सामने। पंक्चुएशन आता है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्चुएशन बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन भी देखने वाले हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी देखने वाले हैं। मतलब टोटल 6 टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टिकोण से तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीऑर्डिंग सेंटेंस, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखने वाले हैं। 6 टॉपिक हम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले पहला टॉपिक हम उठाते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला हम देखेंगे रीऑर्डिंग सेंटेंस। देखिए सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। रीऑर्डिंग सेंटेंस मतलब जानते हैं क्या होता है? रीऑर्डिंग सेंटेंस मतलब कि सेंटेंस का ऑर्डर, सेंटेंस का जो एक ऑर्डर होता है वही फुली करना है। ठीक है, सेंटेंस का ऑर्डर का मतलब कि जैसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर कर देगा, सब्जेक्ट को लास्ट में कर देगा। ठीक है, आपको एक रीऑर्डिंग सेंटेंस बनाना है एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे हम पहला देखें, अमन अ बुक हिज गिव टू सिस्टर। देखिए दुनिया का कोई भी सेंटेंस है एक ही स्ट्रक्चर पर चलता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसी में पूरा का पूरा सेंटेंस समायुक्त होता है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड में। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो आपको अमन दिख ही रहा है। सब्जेक्ट क्या है? अमन। तो सब्जेक्ट की जगह अमन तो लिख देंगे। अमन हो गया। अमन के बाद अब हम देखने वाले हैं वर्ब। वर्ब क्या है? गिव। गिव मतलब देना, वही वर्ब होता है। जिसके लास्ट में ना आए वही वर्ब होता है। गिव मतलब देना। तो अमन गिव, अमन गिव, अमन दिया, क्या दिया? एक किताब दिया। तो अमन गिव अ बुक, अमन गिव अ बुक, अमन गिव अ बुक किसको दिया? तो टू हिज सिस्टर, ये आपका अदर वर्ड में आ जाएगा, टू हिज सिस्टर, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया। अमन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर, अमन ने किताब दिया अपने किसके? बहन को। क्लियर हो गया। तो अमन गेव अ बुक टू हिज सिस्टर। इस प्रकार आप लोगों को बनाना है रीऑर्डिंग सेंटेंस। इसी प्रकार आएगा एग्जाम में, सेम इसी पैटर्न पे आएगा। इसी तरह करना है कि पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा है राम इंटेलिजेंट वेरी बॉय इज। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो हम लोग लिखेंगे राम, सब्जेक्ट है तो राम। इसके बाद हमें वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे? तो वर्ब है नहीं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब आप लोगों का है नहीं क्योंकि वर्ब में ना आता है, तो वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब आपका मेन वर्ब नहीं है लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, क्योंकि वर्ब भी 2 प्रकार का होता है, मेन वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब है नहीं लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो यहाँ लिखेंगे राम इज, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। लेकिन यहाँ पे वेरी है तो इसलिए हम पहले वेरी लगाएंगे कि वेरी एडजेक्टिव है। तो राम इज अ वेरी, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट। देखिए जो वेरी है आपका एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव तो आपका इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, बस हो गया क्लियर। देखिए राम सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, अ मतलब आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ है जो नंबर को शो कर रहा है। वेरी यहाँ पे आपका एडवर्ब है,
इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पे नाउन है। नाउन को जो विशेषता बताया वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और इस एडजेक्टिव को जो और प्यूरिफाई करता है उसकी जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, जैसे वेरी। ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब है, तो ये आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्डिंग सेंटेंस फिलहाल ध्यान दीजिए, रिवर्डिंग सेंटेंस कैसे देखिए, राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, क्लियर हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको आएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन तीसरा, चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेड इन द ऑफ ट्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं, चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेड इन द ऑफ ट्री। तो देखिए द ट्री, द चिल्ड्रेन बच्चे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है आपका आर, तो द चिल्ड्रेन आर। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, तो प्लेइंग, प्लेइंग। देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब मेन वर्ब आता है, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन शेड, इन शेड। कहाँ शेड, शेड मतलब होता है छाया, किसकी छाया में, पेड़ की छाया में। तो इन शेड ऑफ अ ट्री, ऑफ अ ट्री। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन शेड ऑफ अ ट्री, मतलब कि बच्चे खेल रहे हैं पेड़ की छाया में। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका अर्थ भी निकाल पाएंगे। तो देखिए यह होता है रीऑर्डिंग सेंटेंस, इसी प्रकार रीऑर्डिंग सेंटेंस आएगा एग्जाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हल करना। देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब में दो, पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये अदर वर्ड के पार्ट हैं। तो आई होप आपको रीऑर्डिंग सेंटेंस क्लियर हो गया होगा किस प्रकार आपको रीऑर्डिंग सेंटेंस करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए पहला लिखा है, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। तो चलिए देखते हैं किसी से लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी। अब कह रहा है यहाँ पे जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इंटरोगेटिव कॉमा में लिखा जाता है, देखिए लिखा हुआ है। और ये आपका इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव की तरह लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे ही सेड टू बी, देखिए सेड टू मी ऑब्जेक्ट दिया ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ही को तो हम ही रहने देंगे। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम आस्क्ड लगाते हैं, तो ही आस्क्ड। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव में इफ का प्रयोग करते हैं, किसका, इफ का। तो ही आस्क्ड मी इफ। अब ये जो इंट्रोगेटिव है वो आपका किस में चेंज हो जाता था, सिंपल में, पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव हमेशा सिंपल पॉजिटिव में चेंज होता है। पहली बात देखिए, इंट्रोगेटिव है तो आस्क लगाएंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ। ठीक है, अब देखिए यू आपका है, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो हो जाएगा आई। आई के बाद प्ले, आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, फुल स्टॉप। ये बन गया आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी इफ आई प्ले हॉकी। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार आप लोगों को बताना है। आई होप पहला समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए दूसरा चलते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव में दो चीज ध्यान देना, इंट्रोगेटिव में आस्क लगेगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, किसी से प्रश्न ही पूछेंगे तो आस्क लगेगा। इनवर्टेड का हटाने के लिए इफ लगेगा। जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं काम करना है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई सेड टू सीता कैन यू कीप इट फॉर मी टिल टुमारो। अब देखिए कैन, यहाँ मॉडल्स आ गया, मॉडल आ गया। तो देखिए कैन किस में चेंज होता है, कुड में चेंज हो जाता है, सबको मालूम है।
तो चलिए देखते हैं। तो इसे लिखेंगे आई सेड टू सीता कैन यू कीप इट फॉर मी टिल टुमारो। तो देखिए कैन आ गया है, तो ये भी आपका मॉडल ही है, लेकिन मॉडल का इंट्रोगेटिव है, इसलिए कैन आपको आगे आ गया है। तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आस्क लगाएंगे, सबको मालूम है। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे आई, आई उतार लेंगे, आई के बाद आस्क्ड, जैसे उसको किए हैं। आई आस्क्ड क्या सीता, आई आस्क्ड सीता। इंट्रोगेटिव है तो इन्वर्टर का हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। आई आस्क्ड सीता इफ, अब ये इंट्रोगेटिव में है ना, तो ये आपका किस में, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, किसमें, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम यू को पकड़ेंगे, यू किसके अनुसार, सीता के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, तो यू यहाँ पे सीता के अनुसार, तो सीता नाम है तो सीता का सीता ही रहेगा। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे सीता, सीता। कैन का क्या हो जाता है, कैन का कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड। सीता कुड कीप, सीता कुड कीप, कीप फॉर मी, फॉर मी टिल, फॉर मी टिल। और टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, टिल द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे में चेंज होता है, नेक्स्ट डे। अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना है, आई आस्क्ड सीता इफ सीता कुड कीप फॉर मी टिल द नेक्स्ट डे। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को चेंज करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार इसे चेंज करना है। चलिए यहाँ तो हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पे देखिए यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता लड़की न है, तो यहाँ पे सी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, इसको सी कर लीजिएगा जरूर से। आई आस्क्ड सीता इफ सी कुड कीप फॉर मी टिल द नेक्स्ट डे, इस प्रकार होगा। ठीक है, इसको जरूर मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि यू आपका है, यू किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट सीता, तो सीता है तो सीता के लिए सी तो लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा। तीसरा है आपका अलाश शी सेड वी हैव लॉस्ट बैडली इन द मैच। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अलाश शी सेड वी हैव लॉस्ट बैडली इन द मैच। तो चलिए देख लेते हैं अलास। देखिए ये जो अलास है, अलास सी सेड, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे सी। और देखिए जो अलास है, हुर्रा हुआ, ओ हुआ, ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो इसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सारो में। तो हम लिखेंगे अलास को हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो। इसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, काम हटाने के लिए दैट। फिर देखिए वी क्या है, यहाँ पे वी है, तो वी का हम किस में चेंज हो जाएगा, दे में। वी किस में चेंज हो जाएगा, दे। हैव, हैज है, हैव और या हैज, हैव या हैज रहता तो उसका पास्ट होता है क्या, हैड। तो दे हैड लॉस्ट बैडली, लॉस्ट बैडली इन द, लॉस्ट बैडली इन द मैच, इन द मैच। इस प्रकार सॉल्व करना है। देखिए अलास चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विथ सारो में, तो सी सेड एक्सक्लेम्ड विथ सारो। काम हटाने के लिए दैट का प्रयोग। वी का क्या होता है, पास्ट दे, हैव का पास्ट हैड, बाकी सब कुछ उतार देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस प्रकार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया, और ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये 2019 और 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं, वही प्रश्न हमने आप लोगों को बता रहा हूँ। और सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन आने वाला है 2022 में। चलिए अब हम देखने वाले हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक्टिव वाइज पैसिव वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा है कि रीता सिंग्स अ सॉन्ग, इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है। एक्टिव वाइज दिया, पैसिव वाइज में चेंज करना है। रीता सिंग्स अ सॉन्ग, तो देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बिल्कुल सिंपल। देखिए कैसे चेंज होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ सॉन्ग है ना, तो अ सॉन्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग।
और ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है इसलिए यहाँ पे इज लगता है पैसिव वॉइस में। तो अ सॉन्ग इज, फिर थर्ड फॉर्म सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है संग, संग इसके बाद बाई लगता है फिर ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो रीता है तो यहाँ चल जाएगा रीता, फिर फुल स्टॉप बन गया। अ सॉन्ग इज संग बाई रीता, बस क्लियर हो गया। तो देखिए सिंपल है, टेंस अगर आता है आपको तो पैसिव वॉइस आराम से आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब ये देखिए ये आपको पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्यूट, ये आपको पैसिव वॉइस दिया है और इसे चेंज करना है किस में, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कह रहा है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड का मतलब होता है ना कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू की जगह सिर्फ लगा देंगे हम प्लीज, क्या लगा देंगे प्लीज, और इसके बाद कीप क्यूट, प्लीज कीप क्यूट। देखिए ये आपका बन गया एकदम, देखिए सिंपल हो गया, ये आपका बन गया क्या, एक्टिव वॉइस में चेंज हो गया। प्लीज कीप इट, क्योंकि प्लीज लगता है तभी हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, तो प्लीज की जगह हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, और इसके बाद कीप क्यूट उतार देते हैं, कीप क्यूट उतार दिया हमने। तो ये एक्टिव वॉइस था, ये एक्टिव वॉइस हम लोग बनाए हैं, ये पैसिव वॉइस में दिया था, इसे एक्टिव वॉइस में बनाए हम लोग। तो क्लियर हो गया ना। तो देखिए दोनों तरीके से दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिव देके पैसिव ही बनवाने के लिए पूछे, नहीं पैसिव देके एक्टिव भी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए पैसिव देके हमें एक्टिव पूछ लिया तो हम एक्टिव बना दिए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए तीसरा, चिल्ड्रेन लव रेनबो, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चिल्ड्रेन लव द रेनबो। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो द रेनबो आगे आ जाएगा, द रेनबो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे आ गया द रेनबो। इसके बाद द रेनबो इज, क्योंकि प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट, तो द रेनबो इज, लव का थर्ड फॉर्म क्या होता है लव्ड, लव्ड के बाद लगाएंगे बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, बात खत्म। देखिए बहुत सिंपल है एकदम बिल्कुल, द रेनबो इज लव्ड बाई चिल्ड्रेन बन गया। तो ये आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस था। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम पेंक्चुएशन के पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। पेंक्चुएशन, पेंक्चुएशन मतलब चिन्हों का प्रयोग, कौन सा चिन्ह का कहाँ प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर में देखना है, ठीक है। अब स्मॉल लेटर कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, सारा चीज़ देखने वाले हैं। देखिए लिखा, आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस। देखिए पहला कैपिटल लेटर होता है, कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन ये स्मॉल लिखा है तो आंसर में इसको हम पहले क्या करेंगे, कैपिटल लेटर करेंगे, क्या करेंगे कैपिटल आई। अब देखिए सेड टू माई फादर, आई में कहा अपने पिता से कि विल यू गिव मी 200 रुपीज, क्या आप मुझे देंगे 2000 रुपये। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा। तो देखिए ही सेड टू मी, तो रिपोर्ट ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है तो लिखेंगे हम लोग आई सेड टू, आई सेड टू माई फादर, आई सेड टू माई फादर, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच लिखना है तो यहाँ पे कामा लगाएंगे और डबल इनवर्टेड कामा में लिखना है रिपोर्टेड स्पीच को, जानते हैं आप लोग भी। तो ये हो जाएगा विल, ये भी कैपिटल होता है, ठीक है, विल यू गिव मी, विल यू गिव मी, विल यू गिव मी 200 रुपीज, 200 रुपीज एज, स्मॉल आई है तो इसको कैपिटल आई करेंगे क्योंकि सिंगल आई हमेशा कैपिटल में होता है, एज आई विश टू बाई अ न्यू ड्रेस, बाई अ न्यू ड्रेस। अब देखिए ये विल से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका क्या है इंट्रोगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब जाके डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। यही आपका पेंक्चुएशन देखिए बन गया। तो जब भी आई सेड टू इस तरह आए तो समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच में इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि डायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखते हैं। और वैसे भी आपका इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज किए हैं। तो इस प्रकार आपका पेंक्चुएशन आएगा। सबसे ज़्यादा डायरेक्ट का ही इनडायरेक्ट का ही आता है पेंक्चुएशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही आता है। तो आपको करना क्या है, रिपोर्टेड वर्ब को आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिख देना है और रिपोर्टेड स्पीच को आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, अगर इंट्रोगेटिव हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, बात खत्म। तो ये आपका पेंक्चुएशन था। आई होप आपको पेंक्चुएशन
क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन देखने वाले हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन यह है कि द हाउस इज, फिर भरना है फायर, सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड। कह रहा है कि घर में आग लग गई और सेंड में हमने भेजा फायर ब्रिगेडियर को मंगाने के लिए। तो भाई घर में क्या लग गई है? आग लग गई है। घर में क्या लगी है? आग लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे होगा द हाउस इज फायर। तो हाउस इज फायर मतलब कि घर पर आग लगी है। सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, ठीक है, जल्दी भेजिए ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड को। कभी फोन आप मिलाते हैं तो ये नहीं कहते हैं घर पे आग लगी है जल्दी से भेजिए किसी को। तो घर पर के लिए हम किसका करेंगे? ऑन का यूज करेंगे यहाँ पे। किसका? ऑन का। तो द हाउस इज ऑन फायर, सेंड फॉर फायर ब्रिगेड। ये इनका प्रयोग मत कीजिएगा। घर में आग लगी है, घर पर आग लगी है, फायर ब्रिगेड को भेजिए। ठीक है, इस प्रकार हम लैंग्वेज में बोलेंगे। कुछ लोग इन लगाकर गलत कर देंगे इसको, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर माई अंकल विजिटेड मुंबई, माई अंकल विजिटेड मुंबई दशहरा हॉलीडेज। सिंस का प्रयोग फॉर का कि ड्यूरिंग का कि फ्रॉम का। तो यहाँ पे करा कि माई अंकल विजिटेड मुंबई, विजिट करेंगे मुंबई के लिए, वो भी दशहरा की छुट्टी के लिए। दशहरा की छुट्टी पे मुंबई जाएंगे, ठीक है, विजिट करेंगे। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे जब भी इस प्रकार का है कि कहीं विजिट कर रहे हैं कहीं जाने के लिए छुट्टियों के लिए, तो वहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? ड्यूरिंग कहते हो जाएगा ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज। माई अंकल विजिटेड मुंबई ड्यूरिंग दशहरा हॉलीडेज, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ड्यूरिंग यहाँ पे ऑन क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रीपोजिशन का एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए इंग्लिश के, वहाँ पे ग्रामर में, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एक फुल वीडियोज बनाया है, उसमें सब कुछ प्रीपोजिशन हमने एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के बारे में। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपको बनाना आना चाहिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्या है कि जून का महीना था, जून का महीना था। तो चलिए जून का महीना में सब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए सब्जेक्ट हम इट लगाएंगे, ठीक है। इट वाज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। तो इट वाज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। इट वाज द मंथ ऑफ जून। इसके बाद क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। फिर कह रहा है कि गर्मी अपने चरम पर थी, गर्मी अपने चरम पे थी। तो गर्मी क्या होता है? समर। तो समर वाज अपने चरम पर थी। तो अपने चरम के लिए लगाएंगे यहाँ पे एट इट्स पीक, गर्मी अपने चरम पर थी। इसके बाद सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं, हॉट वाइंड, गर्म हवाएं चलती थी। तो हॉट वाइंड यूज टू, जो कि इसका मतलब ये होता है, यूज टू का प्रयोग वहां करते हैं कि पास्ट में जो चीज लगातार हो रही थी। तो भाई गर्म हवाएं हमेशा मतलब चल रही थी गर्मी के मौसम में। तो हॉट विंड्स यूज टू ब्लो मतलब क्या होता है? बहना, ठीक है, यूज टू ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती रहती थी। प्रत्येक व्यक्ति प्रायः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था समाप्त करना, वांटेड चाहता था टू फिनिश अपना काम, टू फिनिश हिज डेली रूटीन वर्क, जो डेली के रूटीन वर्क था, काम था, उसको जल्दी समाप्त कर लेना चाहता था। रूटीन वर्क एट द ईयरलिस्ट मतलब जल्दी से, ईयरलिस्ट
इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में ही वो सारे काम समाप्त कर लेना चाहता था, क्योंकि गर्म हवाएं दिन भर चलती थी, इसलिए जो भी व्यक्ति का जो भी डेली रूटीन का वर्क रहता था वो बहुत जल्दी ही सुबह ही समाप्त कर लेना चाहता था। तो यहाँ से पूरा का पूरा बन गया आपका इट वाज द मंथ ऑफ जून, जून का महीना था। समर वाज एट इट्स पीक, गर्मी अपने चरम पर थी। हॉट वाइंड्स यूज्ड टू ब्लो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, ठीक है, गर्म हवाएं सुबह से लेकर शाम तक चलती थी। एवरी पर्सन वांटेड, सभी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता था कि फिनिश इज डेली, जो डेली का वर्क है, उसका रूटीन वर्क है, डेली रूटीन वर्क, उसको एयरलिस्ट जल्दी से समाप्त कर ले सुबह ही, क्योंकि दिन भर तो गर्म हवाएं चलेंगी। तो इस प्रकार आप लोगों को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको इस तरह के सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। 6 टॉपिक हमने डिस्कस किया, 6 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।